नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट ने दिल्ली ब्लास्ट को माना जघन्य आतंकी घटना। केंद्र सरकार ने घटना की जांच बेहद तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के दिए निर्देश। केंद्रीय कैबिनेट ने दुर्लभ खनिज को लेकर किया बड़ा फैसला। क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर तय की रॉयल्टी की दरें। 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को दी मंजूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, ऊर्जा सुरक्षा और दुर्लभ खनिज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। दोनों देशों के बीच समझौता। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से चीते सौंपे जाने का कार्यक्रम। श्रीलंका के 8 क्रिकेट खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान से स्वदेश लौटने की जताई इच्छा। इस्लामाबाद में बम विस्फोट के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड से किया अनुरोध। और आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए कार विस्फोट को जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया। सरकार ने इसी के साथ जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो इस मामले की अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से जांच करें, ताकि इसके पीछे के लोगों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के शिकंजे में लाया जा सके। भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट बैठक में लाल किले के पास कार विस्फोट की आतंकी घटना में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई और इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कैबिनेट ने जोर देकर कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है। इस लाल इको स्पोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK 0458 है। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। NSG टीम स्निफर डॉग के साथ खंदावली गांव में जांच कर रही है। फरीदाबाद पुलिस ने इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बरामदगी मामले की जांच में अहम साबित हो सकती है, क्योंकि यह कार घटना के तार फरीदाबाद से जोड़ने का संकेत दे रही है। पुलिस इस गाड़ी से जुड़े अन्य सुरागों की भी तलाश कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में NIA, STF, UP ATS, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची।
इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई। साथ ही यूनिवर्सिटी के भी हर हिस्से की तलाशी ली गई है। जांच टीमें हर एंगल से यूनिवर्सिटी की जांच कर रही है। दिल्ली में बम धमाके के बाद जांच जारी है। श्रीनगर पुलिस ने कल शहर के अलग अलग इलाकों में एक समन्वित कार्रवाई के तहत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों और संदिग्ध नेटवर्क पर व्यापक छापेमारी की। ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी उन व्यक्तियों और ठिकानों पर केंद्रित थी जो आतंकवादी संगठनों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंडिंग और संचार सहायता प्रदान करने में शामिल होने के संदेह में है। कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेजों तथा आपत्तिजनक सामग्री को जब्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक खनिजों ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों में पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। नई दरों के तहत सीजियम और रुबिडियम पर 2%, जिरकोनियम पर 1% और ग्रेफाइट पर उसकी गुणवत्ता के अनुसार 2 से 4% तक की रॉयल्टी तय की गई है। सरकार का कहना है कि इन दरों के निर्धारण से खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ आयात पर निर्भरता घटेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। ये पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना है, खासकर एमएसएमई, नए निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए। इस मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक कुल 25,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई आउटरीच सत्र में भाग लिया और इन मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के दौरान कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने, स्थिरता बढ़ाने और लचीलापन विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर एस जयशंकर नियाग्रा में G7 साझेदार देशों के साथ इस विशेष सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और बाजार प्रतिबंधों को देखा गया है। अधिक नीतिगत परामर्श और समन्वय उपयोगी साबित होंगे, लेकिन असली चुनौती इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार है। बोत्सवाना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत एक औपचारिक कार्यक्रम में 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए सौंपेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी बोत्सवाना समकक्ष डोमा बोको के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई। प्रोजेक्ट चीता एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य दशकों बाद चीतों को भारत में फिर से लाना है। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया जाएगा। इनमें से अधिकांश चीते अपने नए वातावरण में अच्छी तरह ढल गए हैं और प्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के चुनाव में पहला स्थान हासिल किया है। 329 सदस्य इराक की संसद में कोई भी दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता, इसलिए सरकार बनाने के लिए दलों को अन्य समूहों के साथ
गठबंधन बनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है। हालांकि सुडानी खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो वर्षों की अस्थिरता के बाद इराक को सफलता की राह पर ले जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने स्थापित दलों के खिलाफ कदम उठाए हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। बुधवार को पहले चुनाव आयोग ने बताया कि इराक के संसदीय चुनाव में अंतिम कुल मतदान प्रतिशत 56.11 रहा। इस्लामाबाद में हुए एक भीषण बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए मौजूद श्रीलंका टीम के 8 खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से अपने देश लौटने की इच्छा जताई है। श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें फिलहाल तय कार्यक्रम के अनुसार सीरीज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज रावलपिंडी में खेला जाना है, जो इस्लामाबाद से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं इस्लामाबाद में बीते मंगलवार को बम धमाका हुआ था। पाकिस्तान लंबे समय से सुरक्षा कारणों से घरेलू मैदानों पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करने में संघर्ष कर रहा है। वर्ष 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 6 खिलाड़ी घायल हो गए थे। उस घटना के बाद पाकिस्तान को अपने घरेलू मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेलने पड़े। हालांकि 2019 में श्रीलंका के ही दौरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने पाकिस्तान में वापसी की थी। फिडे शतरंज विश्व कप में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनानंदा और पेंटाला हरिकृष्णा आज गोवा में राउंड 4 के टाई ब्रेक खेलेंगे। खेल दोपहर 3 बजे शुरू होंगे। इससे पहले अर्जुन ने हंगरी के पीटर लेको के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद ड्रॉ खेला, जबकि प्रगनानंदा ने रूस के डेनियल डुबोव के खिलाफ ड्रॉ खेला। हरिकृष्णा ने एक मोहरा बनाने में गलती की और खुद को थोड़ी मुश्किल में पाया, लेकिन स्वीडन के निल्स ग्रांडेलियस के खिलाफ ड्रॉ से बच निकलने में कामयाब रहे। दूसरी ओर प्रणव वेंकटेश को नोदरबेक याकुबोव ने बाहर कर दिया, जबकि लियम क्वांग ले ने कार्तिक वेंकटरमन को बाहर कर दिया। और फिलहाल हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।